तो दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। आज ये हम लोग देख रहे थे कहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और इंटरनेट। ठीक देखते हैं यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे थे। तो इसमें क्या था कि मशीन लर्निंग का एक प्रकार है जो मॉडल लेवल किए गए डेटा से सीखता है। ये क्या करता है, बोल रहे थे कि इसमें पर्यवेक्षित लर्निंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग बोला जाता है इस इंग्लिश में। तो आप कई बार इसमें देख करके परेशान मत होइएगा, इसको इंग्लिश जा करके देख लीजिएगा। कल मुझे भी थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगा था कि इसको क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में क्या है कि थोड़ा सा क्लियर हो जाता है आपको। ठीक है, आइए इसका क्या मतलब होता है, ये क्या कह रहा है। जब मशीन को इनपुट के साथ सही उत्तर देकर सिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या है कि मान लो कि कोई बिल्ली है, हमने उसको बिल्ली की इमेज दे दिया और बिल्ली बता दिया कि ये बिल्ली है। ठीक है, कुत्ता को मान लो हमने इमेज दे दिया और कुत्ते को बता दिया कि ये कुत्ता है। तो वो मशीन क्या करेगी कि मशीन ने ये सीख लिया कि कुत्ता कौन है और बिल्ली कौन है। मतलब पहले हम उसके आंसर भी देंगे, उसके साथ में उसको बताएंगे भी, तो वो समझने में ये सक्षम हो जाएगा कि इसमें कुत्ता कौन है, डिफरेंस कर सकता है ना वो। इस वजह से इसको बोलते हैं। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। भौतिक भाषा प्रोसेसिंग में टोकेनाइजेशन से तात्पर्य क्या है। टोकेनाइजेशन से तात्पर्य क्या है, जो टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों या वाक्यांशों में विभाजित करता है। ये क्या करता है, अलग अलग टेक्स्ट को अलग अलग शब्दों और वाक्यों में विभाजित करता है। टोकेनाइजेशन ठीक है। और एनएलपी का फुल फॉर्म क्या होता है, न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेस। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है स्मार्ट शहर में जीवन की गुणवत्ता सुधारने में एआई योगदान कैसे देता है, दे सकता है। बेहतर भीड़ प्रबंधन के माध्यम से यातायात को नियंत्रित करके सुरक्षा को बढ़ावा देकर। ठीक है, और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। आ जाइए हम लोग इस इधर देखते हैं नेक्स्ट वाले। मानव दिखने वाले रोबोट को क्या कहा जाता है, ह्यूमनॉइड कहा जाता है, आपको पता ही है ये तो। आ जाइए, बिग डाटा प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको हम आगे समझ लेंगे, आगे हम सब समझेंगे। अभी लास्ट में एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एमएल क्या है, डीप लर्निंग क्या है, बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या है, लास्ट में हम इसको सब देखेंगे। आप जो भी क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार। बिग डेटा के 3V में से नहीं है, उस समय इन्होंने दे रखा था, विजिबिलिटी ये नहीं थी। बिग डेटा में कितने वीज होते हैं, वीज बोलते हैं इसको। ठीक है, कितने वीज होते हैं, ये होते हैं 5। ठीक, आप इनको देख लीजिए। वॉल्यूम डेटा, वैरायटी डेटा दूसरा नंबर का, तीसरे वी का मतलब होता है, वो होता है वेलोसिटी ऑफ डेटा। फोर्थ का होता है एबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, आ जाते हैं फिफ्थ में, वैल्यू ऑफ डेटा बोला जाता है इसको। ठीक है, ये हमारे 5 वीज होते हैं बिग डेटा में। बिग डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है, बहुत आपको पता होगा, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत बड़ा डेटा को मैनेज करना, उसी को कह रहे हैं बिग डेटा। ठीक है, आ जाइए हम लोग फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसमें वो नहीं था, आ जाते हैं यहाँ पे। बिग डेटा प्रोसेसिंग में स्केलेबिलिटी, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है, स्केलेबिलिटी डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को संदर्भित करता है। स्केलेबिलिटी क्या होती है, आइए पहले इसको समझते हैं। स्केलेबिलिटी, जब डेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो भी सिस्टम बिना धीमा हुए काम करता रहे, उसे स्केलेबिलिटी कहते हैं। मतलब जैसे डेटा बहुत ज़्यादा हो गया तब भी वो अपना कार्य अपने हिसाब से, अपनी गति के हिसाब से ही काम कर रहा है, ना कि उसकी स्पीड घट जा रही है। ठीक है, अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि अगर कोई एक साइट है, एक साइट पे अगर 100 लोग हैं तो बढ़िया तरीके से चल रहा है। जैसे उस पर 10,000 लोग हो गए तो साइट ऐसा मतलब नहीं होगा उसको क्रैश हो जाना चाहिए, नहीं, उसका तब भी वर्क वही होना चाहिए जो पहले 100 लोगों के टाइम में था। उसी को बोलते हैं स्केलेबिलिटी। ठीक,
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट। बिना वितरित कंप्यूटर वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अपाचे हडूप। अब ये हडूप क्या होता है? देखिए हडूप जो होता है, हडूप, ठीक, हडूप क्या होता है कि ये पहले डेटा को स्टोर करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। यह एक फ्रेमवर्क है हडूप। इसको अपाचे हडूप भी बोलते हैं, आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, अपाचे हडूप भी इसको बोलते हैं। और इसी के साथ में आप एक समझ लीजिए स्पार्क, इसी के जैसे ही है, सेम टू सेम वही वर्क करता है जो वो करता है। लेकिन स्पीड के मामले में देखा जाए तो ये स्लो है, ये स्लो है, और ये स्पार्क फास्ट है स्पीड। प्रोसेसिंग, ये डिस्क प्रोसेसिंग करता है, डिस्क बेस्ड होता है इसकी प्रोसेसिंग, और इसकी जो प्रोसेसिंग है वो मेमोरी बेस्ड होती है, तो इस वजह से फास्ट हो जाता है। अगर इसका यूज देखेंगे तो ये बैच प्रोसेसिंग करता है हडूप। हडूप क्या करता है? बैच प्रोसेसिंग करता है, और स्पार्क रियल टाइम प्रोसेसिंग करता है। आप इतना समझ लीजिए। अभी आगे हडूप के बारे में और क्लियर कर देंगे आपको। ये हडूप देखिए साइड में लिखा भी है, आ जाइए हम लोग दिखाते हैं आपको। ये है हडूप ना, देखिए हडूप, अपाचे हडूप भी बोलते हैं इसको। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है ये, बेस्ड ऑन जावा है, जावा के बेस्ड पे इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। स्टोरेज क्या करता है? स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग करता है ये, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड करता है स्टोरेज। जैसे मतलब ये अगर उसके पास है सिस्टम में जगह स्पेस, तो ये 2-3 जगहों में अपने प्रोग्राम को स्टोर करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग इसकी पैरेलल होती है। इसके फाउंडर जो हैं डग कटिंग और माइक कैफेरला, ठीक है, 2005 में ये कॉन्सेप्ट आया था हडूप का, ठीक। आ जाते हैं आगे हम लोग, यहाँ पे हो गया, ये वाला हो गया। आ जाते हैं इधर। HDFS में घटक डेटा प्रकृति का समन्वय करता है और डेटा ब्लॉक की देखरेख करता है। क्या? नाम मोड, ठीक है। नेम मोड क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। नेम मोड जो है वो बिग डेटा के हडूप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब ये भी हडूप का ही हिस्सा है, हडूप का हिस्सा है ये, ठीक है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। नोड वह मास्टर सर्वर है जो पूरे डेटा का रिकॉर्ड रखता है कि डेटा कहाँ रखा जाएगा, कौन सा डेटा किस मशीन के थ्रू जाएगा, किस फाइल को कितने हिस्से में रखना है, किस फाइल को कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो डिपेंड करेगा नेम मोड पे, ठीक। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। डेटा प्रसंस्करण की विश्वसनीयता क्या है? सत्यता के आधार पर। सत्यता का बोलते हैं एक्यूरेसी, कितना सही और वास्तविक है उसके ऊपर एक्यूरेसी डिपेंड करती है, ठीक। आ जाइए नेक्स्ट। एक स्वास्थ्य देखभाल संगठन को विभागों के बीच संवेदनशील रोगी डेटा को सुरक्षित रूप से साझा करने की जरूरत होती है। सुरक्षित, और इसका क्या है, क्यों? सुरक्षित अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड रखने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करना। आपको पता ही है, एक ब्लॉकचेन बन जाती है, उसके थ्रू उनके रिकॉर्ड को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी रोगी का निजी जानकारी होती है इसको, ठीक है। अब आ जाते हैं इसमें कि स्वचालित, यहाँ पे आ जाते हैं। स्वचालित डेटा प्रतिकृति सहित उच्च स्केलेबिलिटी और दोष सहनशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। HDFS, ठीक है, क्या है आओ ये पहले इसको समझते हैं। बहुत बड़े डेटा को आसानी से स्टोर और प्रोसेस करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम। हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम। देखो हडूप से ही क्वेश्चन पूछ रहा है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। इसका मतलब जो भी टॉपिक आ रहे हैं उनको आप और अच्छे से पढ़ के जाइए, ये बता रहा है ना UPSSC, ठीक है। हडूप क्या करता है? HDFC, ठीक है, हडूप हो गया। हडूप
बहुत बड़े डेटा को आसानी से स्टोर और प्रोसेस करने का तरीका है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटिव फाइल सिस्टम। ठीक है, ये अगर इसका देखा जाए कि इसके मुख्य कारण क्या है, ऐसा क्यों करता है ये? बहुत बड़े डेटा को संभालने के लिए इसका HDFS का प्रयोग किया जाता है। और उसमें कारण क्या है कि इनका हडूप, इनका नाम दे दिया HDFS, क्योंकि ये सस्ते हार्डवेयर पर काम करने के लिए, ये सस्ते हार्डवेयर पर काम करते हैं और तेज प्रोसेसिंग भी चाहिए इनको। फॉल्ट टॉलरेंस जीरो होना चाहिए, फेल्योर से बचाव के लिए किया जाता है फॉल्ट टॉलरेंस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज होता है, मतलब अलग अलग जगह इनका स्टोरेज होता है, इस वजह से हम इसको HDFS को यूज करते हैं। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा है। ये किस भाषा में लिखा गया है? तो ये जावा में, अभी आपको बताया था जावा में लिखा गया है। हडूप 2005 में आया था ना। आ जाइए हम लोग नेक्स्ट, डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग आ जाते हैं यहाँ पे। साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए मशीन लर्निंग का लाभ उठाया जा सकता है। मशीन लर्निंग का लाभ कैसे उठाया जाता है साइबर सुरक्षा में बचने के लिए? असामान्य पैटर्न और विसंगतियों की पहचान करके जो साइबर खतरों का संकेत दे सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, ट्रांसफर लर्निंग के संदर्भ में पूर्व प्रशिक्षित मॉडल को नए संबंधित कार्य के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या है? आइए पहले इसको समझते हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब है पहले से ट्रेंड मॉडल को थोड़ा और ट्रेंड करके उसे किसी स्पेसिफिक काम के लिए बेहतर बनाना। इसका मतलब आइए हम इसको दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट है, उसको मैथ्स आती है अच्छी तरीके से। आपने क्या किया कि इसको मैथ्स में अलजेब्रा वाला पार्ट और सिखा दिया और फिर इससे कोई काम आपने करवाने शुरू करवा दिया। इसी को कहते हैं, यही काम आपका फाइन ट्यूनिंग करता है। ठीक, आ जाइए देखते हैं आगे। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए जिस ढांचे का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है वो टेंसर फ्लो होता है। टेंसर फ्लो क्या है? टेंसर फ्लो गूगल के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरी कह सकते हैं इसको, जिसकी मदद से हम मशीन लर्निंग में और डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हैं, उसको ट्रेन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज कहाँ होता है? टेंसर फ्लो का यूज होता है इमेज रिकॉग्निशन में, स्पीच रिकॉग्निशन में या चैटबॉट में, रिकमेंडेशन सिस्टम में। ठीक, यह डेटा को मल्टी डायमेंशनल एरे के रूप में हैंडल करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे के रूप में हैंडल करता है ये। ठीक है, डिजिटल वित्तीय सीमाओं के भाव विश्लेषण की प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कार्यों के लिए लर्निंग मॉडल सबसे प्रभावी है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी या नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क बोलते हैं इसको। आ जाते हैं हम लोग आगे। मशीन लर्निंग में स्पेस शामिल है जो सीखने के लिए डेटा का उपयोग करता है। एल्गोरिदम क्या करता है? एल्गोरिदम वह तरीका है जिससे मशीन जो होती है वो डेटा से सीखती है सही प्रेडिक्शन और डिसीजन लेने के लिए। डेटा को, जैसे ये इसका उपयोग क्या है? मशीन को डेटा को समझने के लिए इसका उपयोग करता है मशीन। ठीक है, डिसीजन लेने के लिए करता है, पैटर्न ढूंढने के लिए करता है, प्रेडिक्शन करने के लिए करता है इसका प्रयोग। कुछ पॉपुलर एल्गोरिदम के नाम अगर कोई आपसे मान लो पूछ लेता है कभी एग्जामिनर, तो लीनियर रिग्रेशन, डिसीजन ट्री के नियरेस्ट नाइबोर, न्यूरल नेटवर्क, ये सब पॉपुलर एल्गोरिदम है। ठीक है, आ जाइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि मीन एल्गोरिदम एक अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। ठीक है,
आ जाइए आगे देखते हैं, IoT में आएगा आपको। ठीक है, इसको देख ही लेते हैं। सेंसर का कार्य होता है इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट करके ये किसको देता है? IoT को। IoT क्या है? IoT जैसे आपके घर में लगा दिया जाता है कि आपके घर की पूरी लाइटें IoT से कनेक्टेड है। आप खुदा न खास्ता आप जल्दी में थे, आप निकल गए, आपने लाइट नहीं बंद की, तो IoT ये काम करेगा कि वो सोचेगा कि यार अभी कोई यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जिसका ये घर है वो है नहीं, वो अपने आप लाइट कट ऑफ कर देगा, तो आपकी लाइट की बचत हो गई, वहाँ पे सेविंग्स हो गई, है ना। तो इस वजह से क्या करता है कि वही IoT है। उसमें क्या है कि उसमें लगे होते हैं सेंसर, वो सेंसर की बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें पूछा जाए कि सेंसर कितने मतलब रीड करता है, जैसे टेम्परेचर रीड करता है, ह्यूमिडिटी रीड करता है, प्रेशर को जो है ये कलेक्ट करेगा, लाइट का क्या है वो कलेक्ट करेगा, मोशन कितने हैं, कितना टाइप के हैं वो पता करेगा ये। ठीक है, जैसे आप जाते होंगे कहीं पे, ऐसे गेट लगा होता है, जैसे आप उसके पास पहुंचेंगे तो वो गेट अपने आप खुल जाता है, वो क्या है, वहाँ पे मोशन सेंसर लगा हुआ है, मतलब IoT में मोशन सेंसर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आ जाइए अब आगे देखते हैं। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये क्या करता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन को मेंटेन करता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस पर कम पावर में डेटा भेजने के लिए ये जाना जाता है, छोटे डेटा को भेजता है ये। आ जाइए, IoT आर्किटेक्चर में IoT गेटवे मुख्य रूप से क्लाउड के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। क्या? सेंसर एक सेतु के रूप में कार्य करता है, वो क्या है? सेंसर। IIoT का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्या करते हैं? जैसे IoT ये आपके घरेलू पर्पज के लिए यूज किया जाता है, प्राइवेट। और जैसे IIoT ये कंपनी वगैरह जो होती हैं उनमें यूज होते हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, उसी के लिए बोल रहे हैं। डेटा संचारित करने के लिए ब्लूटूथ मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, तरंगे। ये क्या होती हैं? रेडियो फ्रिक्वेंसी एक तो इनविजिबल होती हैं, डेटा को जो है एयर के माध्यम से ट्रांसमिट करती हैं। जैसे आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेते हैं तो वो क्या करता है कि आपको वायर थोड़ा लगा होता है, उसमें दिखता नहीं है कि कनेक्ट है, और वो उससे बात हो रही होती मोबाइल से, तो इसका मतलब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी एयर के माध्यम से आपकी रेडियो भेजी जा रही है। और देखिए यहाँ पे देखिए कि अब ब्लूटूथ की जो रेंज होती है वो 10 to 100 मीटर होती है, और 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये कार्य करता है। ठीक, संचार तकनीकी अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे IoT अनुप्रयोग में लोकप्रिय बनाती है। वो लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क है, अभी आपको यहाँ पे बता चुके हैं। अब हम लोग ये आइए आप लोग देखते हैं कि जैसे AI का कुछ अगर बेसिक कहिए तो मैं आपको बता दूं। ठीक है, बेसिक्स जो चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, AI के बारे में पहले आ जाते हैं। AI को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे AI क्या है। AI 1956 के दशक में, 1956 के पास में जो है जॉन मैकार्थी नाम के व्यक्ति थे, इसके फाउंडर हैं वो जॉन मैकार्थी। ठीक है, जॉन मैकार्थी ने इसको डेवलप किया था। AI को फर्स्ट ऐसा देश कौन था जो AI को यूज करने वाला बना था? वो था जापान। ठीक, और इसमें क्या करते हैं कि मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, मतलब मशीन को इंटेलिजेंट बनाना ही AI का कार्य है। ठीक है, और इसमें पहली लैंग्वेज जो यूज की गई थी वो थी लिस्ट प्रोसेसिंग। बाकी इसमें और भी यूज होती हैं, जैसे आपका अगर पूछा जाए तो लिस्प हो गया, पाइथन हो गया, और जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, इसमें यूज होती हैं। लेकिन लिस्प जो है पहली लैंग्वेज थी जो इसमें यूज की गई है। अब इस पे आके अगर कोई पूछे आपसे कि ये इसके भाग कितने टाइप के होते हैं AI में AI को
दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक कैपेबिलिटी बेस एआई होते हैं, कैपेबिलिटी बेस एआई, और एक होते हैं फंक्शनल बेस एआई। कैपेबिलिटी बेस एआई जो होते हैं एक नैरो एआई होता है, जिसको वीक एआई भी बोलते हैं। इसमें आपका अलेक्सा या सीरी वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। इसमें दूसरा होता है कैपेबिलिटी बेस में जनरल या स्ट्रॉन्ग एआई, जो जैसे रोबोटिक्स होती है वो जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई में आती है। और एक होता है इसी में कैपेबिलिटी बेस में सुपर इंटेलिजेंट एआई। तो एएसआई आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंट ये होता है ये, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हो गए, नैरो एआई, जनरल और स्ट्रॉन्ग एआई, और तीसरा हो गया सुपर इंटेलिजेंट एआई। तीन हो गए कैपेबिलिटी बेस में। फंक्शनल बेस में देखें इसमें चार होते हैं। इसमें कौन होते हैं, रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई, रिएक्टिव एआई क्या करता है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता है आपसे। दूसरा क्या होता है, दूसरा इसमें होता है लिमिटेड मेमोरी एआई। इसमें क्या होता है कि इसमें पास्ट का एक्सपीरियंस जो होता है वो उसके थ्रू ये डिसीजन लेता है, ठीक है। पास्ट का जो एक्सपीरियंस होता है उससे डिसीजन लेता है। इसमें फंक्शन बेस में तीसरा कौन सा होता है, थ्योरी ऑफ माइंड एआई, जो मेंटल और इमोशनल रूप से ये देखता है, मेंटल होता है और इमोशनल रूप से ये ध्यान रखता है। सेल्फ अवेयर एआई, सेल्फ अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस पे ध्यान रखता है ये, ठीक है। ये एआई के पार्ट हो गए। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए रोबोट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960 टू विच असेंबली लाइन, ये कहाँ पे असेंबली लाइन में यूज किया गया, जनरल मोटर असेंबली लाइन में यूज किया गया था। जनरल मोटर में जो होते हैं रोबोट्स, रोबोट्स आर्म इज कॉल्ड एक्चुएटर। रोबोट के जो आर्म्स होते हैं, आर्म होते हैं, हाथ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुएटर बोलते हैं, ठीक है। ब्रांचेज ऑफ एआई अगर कोई पूछे आपसे ब्रांचेज ऑफ एआई, तो वो 6 प्रकार की होती हैं ब्रांचेज ऑफ एआई। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स होता है इसी में, एक्सपर्ट सिस्टम होता है, फजी लॉजिक होता है। अगर आपसे ये भी ध्यान रखिए कि जैसे एक होता है डेटा साइंस, डेटा साइंस, डेटा साइंस के अंदर में क्या होता है, एआई, एआई के बाद क्या होता है, एमएल, मशीन लर्निंग, फिर इसके अंदर क्या होता है, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग के बाद क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क लर्निंग, इसके बाद क्या होता है, बिग डेटा। तो आप इस सीरियल को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग ये है कि मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। क्या होता है, मशीन और कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की जो एबिलिटी होती है उसे मशीन लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसका आविष्कार जो है 1959 में हुआ था, 1959 में। मशीन लर्निंग शब्द को जो दिया था वो आर्थर सैमुअल थे। मशीन लर्निंग के शब्द को आर्थर सैमुअल दिए थे, ठीक है। लेकिन इसके अगर फाउंडर पूछा जाए, फाउंडर, तो वो जियोफ्रे एवरेस्ट हिंटन थे। हिंटन याद रखिए आप, हिंटन थे, ठीक है, अगर फाउंडर पूछे तो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था मशीन लर्निंग का, डेटा में से पैटर्न को ढूंढना और प्रेडिक्शन करना। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के थ्रू ही जो है रोबोटिक्स में तरह तरह की खोजें हो रही हैं। अगर मशीन लर्निंग नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे फेस रिकॉग्निशन, वॉइस सर्च, गूगल मैप्स, रोगी के निदान के लिए, स्टॉक मार्केट में से शेयर संबंधी भविष्यवाणियाँ, ऑनलाइन फ्रॉड्स का पता लगाने में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान होता है, ठीक है। आ जाइए देखते हैं आगे। मशीन लर्निंग जो है कि टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग,
दूसरा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, तीसरा होता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, चौथा होता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। पहला क्या होता है, ये बेस्ड होता है सुपरविजन में, किसी के विजन देख रेख में, निगरानी में ये इसको सिखाया जाता है। वी ट्रेन द मशीन, इसमें मशीन को ट्रेन करते हैं किसी के सुपरविजन में, ठीक है, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। और इसका सबसे ज़्यादा यूज जैसे रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन, स्पैम, ठीक है, इसमें यूज किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है, ये नो नीड फॉर सुपरविजन, किसी का सुपरविजन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। ऑब्जेक्टिव डिस्कवर हिडन पैटर्न, डेटा ग्रुपिंग विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन इंटरवेंशन। अब इसका यूज कहाँ पे होगा, एग्जाम्पल क्या है, न्यूरल नेटवर्क्स, एनोमली डिटेक्शन, ठीक है, और सेमी सुपरवाइज्ड जो होते हैं ये दोनों मिला दिए जाएं तो ये सेमी सुपरवाइज्ड में आ जाते हैं। रेनफोर्समेंट में क्या होता है, ये वर्क ऑन फीडबैक, फीडबैक के आधार पे ये काम करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। ऑटोनोमस होता है, ये सेल्फ टचिंग सिस्टम है ये रेनफोर्समेंट, ठीक। आ जाते हैं आगे। डीप लर्निंग में देखिए कि जैसे आप कोई चीज का सबसेट होता है, ये क्या, डीप लर्निंग एमएल का सबसेट होता है, मतलब एमएल के अंदर में आता है। सबसेट ऑफ एमएल दैट इनेबल टू कंप्यूटर सॉल्व मोर द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को सॉल्व करता है। एग्जाम्पल इसके अगर देखे जाए तो क्या हो सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट, फेशियल रिकॉग्निशन, मेडिकल साइंस और स्पीच रिकॉग्निशन, इसके जो है कार्य होते हैं। अगर ये देखा जाए कि इसमें ये जो होते हैं कि न्यूरल नेटवर्क पर काम करते हैं, डीप लर्निंग, डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क पे काम करते हैं। ये क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क मानव मस्तिष्क के व्यवहार का अनुकरण करने का प्रयास करता है। जो ह्यूमन, जैसे ह्यूमन का मस्तिष्क कार्य करता है वैसे न्यूरल नेटवर्क आपके यहाँ कार्य करता है। न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर होती हैं। एक होती है इनपुट लेयर, जहाँ से इनपुट दिया जाता है। दूसरा होता है हिडन लेयर, जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। तीसरा होता है आउटपुट लेयर, जहाँ पे फाइनल रिजल्ट मिलता है या प्रेडिक्शन होता है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछ ले कि पर्सनल असिस्टेंट के बारे में क्वेश्चन अभी जो 3284 हुआ था जूनियर असिस्टेंट, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, सिरी, शायद सिरी ही था, हाँ सिरी ही पूछा गया था। सिरी जो है किसने बनाया है इसको, ये वर्चुअल असिस्टेंट है, पर्सनल असिस्टेंट। सिरी बनाया था एप्पल ने, कितने, एप्पल ने बनाया था, 2011 में बना था ये। गूगल का अगर वर्चुअल असिस्टेंट पूछा जाए तो गूगल, पहले गूगल नाउ था 2012 में, अभी गूगल असिस्टेंट के नाम से जाना था, 2016 से इसको डेवलप किया गया है। ब्लैकबेरी असिस्टेंट 2013 में डेवलप हुआ है। अमेजन का अलेक्सा है, आपको पता ही होगा इसको, तो अलेक्सा है अमेजन का, 2014 में डेवलप किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बढ़िया असिस्टेंट है, वर्चुअल असिस्टेंट, और ये पूछा भी जाता है, क्या है, कोर्टाना जो है 2014 में डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। अब इसकी सर्विस एंड कर दी गई है, 2021 में बंद कर दिया गया इसको, ठीक है। फेसबुक का वर्चुअल असिस्टेंट फेसबुक एम है, 2015 में आया था। सैमसंग का असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट जो है बिक्स बाई है, बिक्स बाई, ठीक है, ये होता है। अब आ जाते हैं बिग डेटा प्रोसेसिंग में क्या होता है। बिग डेटा प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा होते हैं, उनको हैंडल करना होता है इनको। जैसे मान लो कि सोशल मीडिया के पास चले जाओ, सोशल मीडिया के पास इतना डेटा है जिसको हैंडल करना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हैंडल हो रहा है ना, वो बिग डेटा का कार्य होता है। जैसे आप एयरलाइंस, रेलवे में चले जाइए, इतने हैवी डेटा हैं कि मतलब उनको आप सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार इनको मैनेज करना वाकई में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं वो। तो इस वजह से बिग डेटा को लाया गया।
और बिग डेटा में क्या है कि ये पेटाबाइट में नापा जाता है, पेटाबाइट में नापा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 टाइप इसके जो वो क्या होता है, डेटा का फॉर्म होता है वो 3 टाइप के होता है। एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जो पहले से स्ट्रक्चर करके बता दिया जाता है कि हाँ स्ट्रक्चर है भाई, इसको इसी के थ्रू जो है हमें डेटा को मैनेज करना है। लेकिन एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें वो मशीन खुद ये डिसाइड करेगी कि हमें किस तरीके से इस पे काम करना है, उसी को बोलते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं हम लोग, और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एक लेक्चर आपका कंप्यूटर का और होगा, उसके बाद कंप्यूटर पूरा समाप्त हो जाएगा। 2018 से लेकर के अभी तक 2025 तक जो अभी एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 3284 हुआ है उसका मैंने आपको क्वेश्चन बताएं। तो इसमें एकदम लास्ट तक मैं आपका अपडेट करते जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको देखते रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।